तो क्या कहते हैं, आपने पहले ए लेवल के स्टूडेंट्स को दिए ट्यूशन? जी, मैं हर साल पढ़ाता हूँ। अभी हमारे मई जून के अंदर एग्जाम्स डेफर हुए थे ना, अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स अभी देंगे, अक्टूबर नवंबर के अंदर पेपर्स दे रहे होंगे। और तकरीबन पिछले 4-5 साल से मैं हर साल ये पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है। अच्छा, एएक्स फिजिक्स सिलेबस में सबसे पहले जो टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज एंड एसआई यूनिट्स का है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड फिजिकली इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कहे कि मैं अपने वालिदैन का ना बहुत अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, तो अब अदब कितना वो करता है, एहतराम कितना करता है, ये हम फिजिकली मेजर करके नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने आज मॉर्निंग वॉक में 1 किलोमीटर के ट्रैक पर 6 चक्कर लगाए हैं, तो अब इसका डिस्टेंस हम मेजर करके बता सकते हैं कि इसने इन टोटल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो वो चीजें जिनको हम फिजिकली मेजर करके बता सकते हैं, चाहे वो लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, इसी तरह से वर्क डन हो, एनर्जी हो, पावर हो, एफिशिएंसी हो, जो भी चीजें हैं जिनको हम फिजिकली मेजर करके बता सकते हैं, वो सब की सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इन क्वांटिटीज के अंदर कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बेस सही। ये वो क्वांटिटीज होती हैं which cannot be broken down further into other quantities। ठीक है, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम ब्रेक डाउन करके दूसरी क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और वो क्वांटिटीज जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फिर दूसरी क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड is a derived quantity because it is the distance or length upon time। सही ना? तो स्पीड को डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है, या डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटीज को कंबाइन करके स्पीड बताई जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप डिस्टेंस को फर्दर ब्रेक करें, या मैं कहूं कि आप इस टाइम को फर्दर ब्रेक करें, तो ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। डिस्टेंस इज डिस्टेंस, टाइम इज टाइम, बट स्पीड कैन फर्दर बी एक्सप्रेस्ड इन डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड अच्छा, टाइम। ऐसे तो जी टाइम जो है डिस्टेंस इनटू स्पीड भी हो सकता है। हाँ, वो तो इसी को आपने मैनिपुलेट किया ना। लेकिन टाइम इटसेल्फ एक ऐसी क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी है, जो किसी और क्वांटिटी से नहीं पता चलती, बल्कि हमें डायरेक्टली पता चलती है, और उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये जो बेस क्वांटिटीज है ना, ये आपके पास 7 क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास लेंथ आती है, फिर आपके पास मास आता है, फिर आपके पास टाइम आता है, इसी तरह से टेम्परेचर आता है, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके बाद आपके पास लाइट इंटेंसिटी आती है, और लास्ट में आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, जो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ी थी, और यहाँ भी ये इसी तरह इंक्लूडेड है। अलबत्ता इनके लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं ना, वो बेस यूनिट्स कहलाती हैं। द क्वांटिटीज यूज्ड to describe the base quantities, the units described to used to describe the base quantities are called base units।
इसी तरह वो यूनिट्स जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट होंगी, वो यूनिट्स भी ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी, सही, क्योंकि वो बेस यूनिट से ड्राइव हो रही होती हैं। मास लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर्स है, स्मॉल m से हम शो करते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम है, स्मॉल kg से शो करते हैं। टाइम की जो बेस यूनिट है या स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड्स है, उसको s से शो करते हैं। अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर, इसकी जो यूनिट है ये आपके पास केल्विन है, और केल्विन को हम कैपिटल K से शो करते हैं। कैपिटल K आपके पास शो करेगा टेम्परेचर को। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप शो करते हैं मोल से, MOL। डिग्रीज में भी तो वो होता है। जी, डिग्री भी एक इसकी दूसरी यूनिट है, लेकिन वो यूँ समझें कि एक ऐसी यूनिट है जो बाज रीजन्स में यूज हो जाती है, वरना जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है ना, उसमें इसकी यूनिट केल्विन ही यूज होती है। तो ठीक सर है, 1 केल्विन 1 डिग्री के बराबर ही है। बिल्कुल बराबर है, लेकिन जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना है, तो वो 373 है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 है, लेकिन केल्विन के अंदर वो 273 है। तो वो जो नंबर हम यूज करते हैं उसका फर्क आता है, मैग्नीट्यूड का फर्क आता है। और साइंटिफिक कैलकुलेशन में जब हम टेम्परेचर को प्रेशर से रिलेट करते हैं ना, तो केल्विन वाला जो स्केल है वो बिल्कुल परफेक्ट हमें थ्योरेटिकल रिजल्ट्स दे रहा होता है। ओके, इसी तरह अगर हम लाइट इंटेंसिटी की बात करें, तो लाइट इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, जिसमें C कैपिटल आता है और D स्मॉल आता है। और इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसकी यूनिट एम्पेयर्स होती है, इसमें A कैपिटल आता है। ठीक है, ये आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स हो जाती हैं। अब नोट करें कि 3 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें मैंने फर्स्ट लेटर एटलीस्ट, 2 में तो है ही एक लेटर, लाइट इंटेंसिटी में 2 लेटर्स हैं, लेकिन मैंने इनके फर्स्ट लेटर को कैप्स में लिखा है, कैपिटल लिखा है। ये कन्वेंशन आपको इसी तरह याद रखना है और इसी तरह यूज करना है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखेंगे लेकिन स्मॉल लिख देंगे, इट विल नॉट शो द केल्विन एज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वो फिर किलोग्राम को शो करेगा। इसी तरह से मोल में अगर आप m को कैपिटल कर देंगे तो ये कुछ और चीज बन जाएगी। तो जो जिस तरह लिखा गया है ना इन बेस क्वांटिटीज को और यूनिट्स को, इसी कन्वेंशन के साथ, इसी तरीके के साथ हमें यूज करना है। अच्छा, ये बेस क्वांटिटीज हो गई। अब आप आ जाएं, थोड़ी सी ड्राइव क्वांटिटीज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड। स्पीड किस तरह एक ड्राइव क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2 बेस क्वांटिटीज विच आर डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। और अगर मैं आपसे कहूं कि बेस यूनिट्स एनालिसिस करें आप स्पीड का या ड्राइव क्वांटिटीज का, तो आपको ये करना होगा कि आप इन सारी क्वांटिटीज को ना इनके फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, और उन फॉर्मूलों के अंदर जो बेस आपके पास यूनिट्स आ रही हैं, क्वांटिटीज आ रही हैं, उनकी यूनिट्स आप 1 बाय 1 पुट करेंगे। जैसे आप अगर डिस्टेंस की यूनिट पुट करें तो क्या यूनिट हम पुट कर रहे होंगे? क्या कहते हैं, मीटर्स। जी, लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज है। टाइम की यूनिट अगर हम पुट करें तो क्या पुट करेंगे? सेकंड्स। सेकंड्स पुट करेंगे। तो यहां से आपके पास स्पीड की जो यूनिट बनती है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, वो बनेगी मीटर्स पर सेकंड। अब मीटर्स पर सेकंड को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्स की फॉर्म में भी इसे शो कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकंड एक्सेलरेशन की, so acceleration is defined as the rate of change of velocity. Change of velocity is written as delta v upon the time interval. अच्छा, ये जो velocity होती है ये अगेन
डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो इसमें आपके पास यूनिट वही स्पीड वाली मीटर पर सेकंड यूज होती है, और टाइम के डिस्टेंस लिए, अपॉन टाइम होता है सर, या स्पीड अपॉन टाइम होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम होता है ना? जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने लिखा ना यहाँ पर, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी, इसकी यूनिट वही यूज होगी ना जो अभी मैंने ऊपर ड्राइव की थी, जी। और टाइम की यूनिट सेकंड यूज हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे सेकंड को भी न्यूमरेटर में ले आऊं तो वो सेकंड रेज टू -2 बन जाएगा। इस तरह भी शो कर सकते हैं, और हम इस यूनिट को मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये एक्सेलरेशन की यूनिट को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इसी तरह अगर हम ड्राइव क्वांटिटी में फोर्स की एग्जांपल ले लें, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम्स, एक्सेलरेशन की यूनिट अभी हमने फॉर्म की मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, so it can also be written as kilogram meter second negative square। ठीक है, न्यूटन में भी तो होती है। हाँ इसको हम न्यूटन भी कह देते हैं, लेकिन न्यूटन अगेन बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा ना, वो हमने यूं समझे कि अपनी कन्वीनियंस के अच्छा। लिए, और न्यूटन के ऑनर में इस यूनिट को हम न्यूटन कह देते हैं। वरना अगर हम बेस यूनिट्स की फॉर्म बात करें ना, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है ना, एएस में एक क्वेश्चन आता है बेस यूनिट एनालिसिस का, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। उसमें हमें यही काम करना होता है कि जो क्वांटिटीज गिवन होती हैं हम उनका फॉर्मूला लिखते हैं, और फिर उनके फॉर्मूलों में जो बेस यूनिट्स यूज हो रही होती हैं हम उनको उसी तरह से रिप्लेस करते हैं, और फिर जो काम हमें करके दिखाना होता है बेस यूनिट एनालिसिस का, वो इसी तरह से हो रहा होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो होता है, ये आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है। चार्ज, इसको हम करंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, चार्ज, करंट और टाइम इस तरह रिलेट होते हैं कि करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सो चार्ज विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट एक बेस क्वांटिटी है और उसकी यूनिट बेस यूनिट है एम्पेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय टाइम के लिए है सेकंड्स। तो इट मींस कि चार्ज के लिए जो बेस यूनिट बनेगी वो एम्पेयर्स इनटू सेकंड्स होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। फिलहाल मैंने इसको चार्ज की फॉर्म में लिख दिया ना। फोर्स की जो यूनिट है वो अगर हम ड्राइव करना चाहें तो दोबारा भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ऊपर वर्किंग की है उसकी, तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर उसके बाद डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस की जो यूनिट है वो आपके मीटर्स। पास यहाँ पर मीटर्स आ जाएगी। डिनोमिनेटर में आपके पास एम्पेयर सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा एम्पेयर इनवर्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड्स रेज टू -3, अगर हम पूरा उसको न्यूमरेटर में ही शो करना चाहें, और अगर हम उसको तो सर फ्रैक्शन में हमने एम्पियर को पहले क्यों लिखा? हम केजी भी तो पहले लिख सकते थे। लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ, जिसमें मैं पावर्स पॉजिटिव दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि हम फ्रैक्शन नहीं यूज करते, हम ऐसा एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसमें सारी चीजें हम न्यूमरेटर में एक साथ दिखा दें और उनकी पावर्स को नेगेटिव करके उनका डिनोमिनेटर में होना वो शो कर देंगे, और बाकी इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, जैसे आप लिखना चाहें, इट्स ऑल द सेम, आप किसी भी सीक्वेंस में इनको लिख दें। तो ये सब देखें जो मैं लिख रहा था ना, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज से मिलकर बन रही होती हैं, और फिर अगर हम इनकी बेस यूनिट एनालिसिस करेंगे तो इस तरह से हमें इनकी यूनिट्स बेस यूनिट्स की फॉर्म में हमेशा मिल जाती हैं। अब इसी चीज को यूज करते हुए हमें जो काम करना है वो कहलाता है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करूँ।
जी सर। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस में हमें करना ये होता है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है या प्रूव करना होता है या इसकी मदद से कुछ चीजें फाइंड करनी होती हैं कि सर होमोजेनिटी का मतलब क्या? होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी और सेम, यानी स्ट्रक्चर को हम होमोजेनिटी कहते हैं। तो फिजिक्स में होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन यानी ये जो फॉर्मूलाज में यूज होती है वो ये होती है कि बेस यूनिट्स ऑन या ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेस यूनिट्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो फिजिक्स में ये होता है कि आपके पास जो भी इक्वेशंस बनी हुई होती हैं उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो बेस यूनिट्स होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। ये होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन कहलाती है, ये प्रॉपर्टी। और इसको यूज करके फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आ सकता है कि आपसे कहा जाए कि you need to find the quantity which is written on the left hand side, and this quantity is equal to a formula which is 2 pi square root of L upon G। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्वांटिटी है वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। अब एक तो ये कि हमें फॉर्मूला याद हो, और हमें अभी आप देखेंगे, आप जब वेव्स वगैरह का टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। लेकिन मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे कि आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। मार्क्स इसके मिलेंगे कि आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ये फाइंड आउट करें कि व्हाट इज द क्वांटिटी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड या प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब वो प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर सर ये अगर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है स्पीड, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल एम एग्जैक्टली अपॉन ऐसे। एस। हाँ, अच्छा, अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे कि हम बेस यूनिट फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की जो बेस यूनिट आएगी वही बेस यूनिट होगी किसकी भी, लेफ्ट हैंड साइड की भी। लेफ्ट हैंड साइड। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वो क्वांटिटी क्या है। यूनिट को देख के हम क्वांटिटी का अंदाजा कर लेंगे कि ये क्वांटिटी है क्या। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्वांटिटी देता हूं और मैं कहता हूं द क्वांटिटी इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मुझे बताएं कि मैंने आपको कौन सी क्वांटिटी बताई है यहाँ पर? यहाँ पे सर आपने डिस्टेंस, नो। ओह हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम क्यूब में होता है, सही है ना? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने आपको वॉल्यूम बताया था। बिल्कुल इसी तरह यूनिट देख के हम ये बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी क्या होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब तो इसकी सर वर्किंग यहाँ देखिए। पे क्या कहते हैं, जो 2 पाई जो हाँ, आपने मैं वही लिखा है बता रहा उसमें मैं तो वही क्या बता कहते रहा हैं? मैं वही बताता हूँ। देखें, पहली बात यह है कि जो नंबर होता है ना उसकी कोई यूनिट नहीं होती। नंबर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी इन द सेंस कि उसकी कोई यूनिट हो। तो जिस चीज की यूनिट नहीं है, बेस यूनिट की फॉर्मेशन में उसका कोई रोल भी नहीं होगा। तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर 2 को, विच इज अ नंबर, एंड पाई विच इज ऑल्सो अ नंबर, सिंपली अ नंबर, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इनको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, इस पूरी वर्किंग में जो भी नंबर्स आएंगे ना उनको आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि हम यूनिट में इंटरेस्टेड हैं और नंबर्स की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट एक पावर है, पावर को नहीं इग्नोर करेंगे हम, नंबर्स को इग्नोर करेंगे। पावर को हम रिटेन करके अपनी वर्किंग में उसको सिंप्लीफिकेशन में शामिल रखेंगे। अच्छा, अब आप स्क्वायर रूट के अंदर आए। न्यूमरेटर की जो क्वांटिटी है वो स्मॉल एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और यूनिट ऑफ लेंथ इज यूनिट मीटर। ऑफ। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर उसकी बेस यूनिट मीटर्स लिख देता हूँ।
डिनोमिनेटर में जो g है वो किसे शो कर रहा है? मास। नहीं, स्मॉल g शो करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर्स मीटर मीटर पर सेकंड क्यूब ओ क्यूब। स्क्वायर। हाँ, ये हो गई। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर होगा क्या, स्क्वायर रूट एज तो इट सर इज। ये जी जो है जी, किसको शो कैसे शो कर रहा था वो ग्रेविटेशनल फील्ड को? फील्ड को नहीं, ये शो करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। जैसे वेट का फॉर्मूला होता है ना, W इज इक्वल टू mg, तो मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिव्स अस द वेट ऑफ द तो ऑब्जेक्ट। सर जी जो है वो बेस यूनिट है। नहीं, g की यूनिट हम लिखेंगे बेस यूनिट्स की फॉर्म में, और एक्सेलरेशन खुद तो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन जब हमने इसकी बेस यूनिट बनाई थी ना तो वो ये बन रही थी, यानी ये मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -2 की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा था। अच्छा, अब मैं सेकंड्स को अगर न्यूमरेटर में मूव कर दूं तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक मीटर बचेगा। मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में आपके पास सिर्फ सेकंड स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास सिर्फ सेकंड्स बचेगा। टाइम। हाँ, तो इट मींस द क्वांटिटी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वाज टाइम पीरियड और टाइम। और इसका अंदाजा हमने ये किया कि जब हमने पूरी राइट हैंड साइड पे वर्किंग की और उसको वर्कआउट किया, तो हमने देखा कि भाई उसकी बेस यूनिट क्या आ रही है। जो भी उसकी बेस यूनिट आएगी, इट विल गिव अस एन आइडिया कि व्हाट इज द क्वांटिटी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि जो इक्वेशंस होती है ना, उनमें होमोजेनिटी होती है, एंड होमोजेनिटी मींस कि बेस यूनिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द बेस यूनिट ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आप किसी एक साइड की बेस यूनिट फाइंड कर लें, तो आप ये भी बता सकते हैं कि दूसरी साइड पे क्या चीज होगी। सही। सही। एक एग्जांपल मैं और करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस के लिए ना हम पास पेपर से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। तो नॉर्मली आपके पेपर 2 का जो क्वेश्चन 1 आता है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। अगर इसको अच्छी तरह आप डे 1 से फॉलो करेंगे और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस रखेंगे ना, तो बहुत आसान भी रहेगा। बाकी फिर वही है कि अगर किसी चीज को पढ़ लिया जाए लेकिन उसकी सही वक्त पे प्रैक्टिस ना की जाए ना, तो चीजें पाइल अप होना शुरू होती हैं और फिर बाद में वो फिर परेशान करती हैं। अब देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखी है, क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज द क्वांटिटी which should be written on the left hand side and why it should be written। प्रोसीजर से हमने इसको प्रूफ करना है। तो मैं अब ये करता हूं कि यहाँ पर बेस यूनिट्स लिखना शुरू करता हूं। U किसको शो करेगा? जो सर आपने बताया नहीं था। इनिशियल स्पीड होती है ना, ठीक है, और जी। स्पीड क्या होता है? इनिशियल डिस्टेंस स्पीड। अपॉन टाइम होता है। तो उसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड। टी किसको शो करेगा? सेकंड। हाँ, टाइम विच इज सेकंड्स। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस 1/2 को फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इग्नोर इसकी। कर देंगे। हाँ, यानी इसका कोई काम नहीं है अभी, लेकिन फिलहाल इसको लिख देते हैं। एक्सेलरेशन, इसकी क्या यूनिट है? बेस। सर इसकी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, अच्छा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम की क्या यूनिट है? सेकंड। और टाइम पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर का ये मतलब होता है ना, अगर टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो टाइम इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद टाइम। पहले टाइम की भी जी। यूनिट सेकंड है, दूसरे की भी यूनिट सेकंड है, तो इट विल कम आउट टू बी अ सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं टाइम पे क्यूब लगा दूं तो उसकी यूनिट पे भी क्यूब लग जाएगा। अच्छा, अब यहां आप सिंप्लीफाई कर लें, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो रहा है, ये सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो हमें मीटर्स प्लस 1/2 टाइम्स मीटर्स ये बच रहा है।
अब आप लेंथ में लेंथ ऐड करें तो भी आपके पास फाइनल यूनिट तो लेंथ ही की आएगी ना, जी ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल यूनिट यहाँ पर बच रही है वो मीटर्स है, और मीटर्स किसे शो करता है? डिस्टेंस। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो डिस्टेंस है, उसको हम डी से भी शो कर देते हैं, उसको हम एस से भी शो कर सकते हैं। ओके, जी ये मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया आ, इस चीज का कि होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन होती क्या है और हम इसको यूज कैसे करते हैं। ओके, अब आपने करना ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स आप यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप रीड करना चाहें, इसकी एसआई बेस यूनिट्स जो मैंने आपको बता दी वो आप यहाँ से देख लेंगे। ड्राइव यूनिट्स ये आ गई, फिर चेकिंग इक्वेशन, ठीक है, ये एक चीज है। फिर कन्वेंशंस। अच्छा, यहाँ पे अप्रोच ना थोड़ी डिफरेंट है, तो मेरे ख्याल में हम यहाँ से चलते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा हमारी अप्रोच से मैच होगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स यहाँ पर आपके पास आ गई, ठीक है, ये आपने देख ली। ड्राइव क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। और फिर इसी तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल में फोर्स के लिए वर्किंग की है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो आपको पता भी, आप यहाँ से देख भी लेंगे। यहाँ तक जो है ना आप बुक से भी रीड कर लें, और जो नोटिंग मैंने की है उसकी भी आप फर्दर प्रैक्टिस कर लें। तो जो कुछ आज हमने पढ़ा है वो इस बुक के लिहाज से पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे फॉल करेगा। फिर इंशाल्लाह कल मैं यहाँ से मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स थोड़ा सा ये बताऊंगा, और फिर उसके बाद में पहले आपको एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज के बारे में बता के फिर हम आ जाएंगे इसके ऊपर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाली चीज के ऊपर। सही है। ठीक है, तो मैं आपको बुक्स अभी भेज देता हूँ, साथ साथ मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करके इसका लिंक भेज देता हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये वाली भी थोड़ी सी देख लेते हैं, इसमें क्या अप्रोच है। इसमें अच्छा, इसमें इन्होंने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया है। फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स कहीं बाद में डिस्कस हो रहा होगा, वो कहीं आगे आ रहा होगा। ठीक है, तो आप चाहें यहाँ से पढ़ लें या इस वाली बुक से पढ़ लें। तो अभी कुछ बेसिक चीजें हमने जो डिस्कस की हैं वो रीड आउट कर लें, और फिर फर्दर हम यहीं से ना कुछ फर्दर एग्जांपल्स करके इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसमें फिर जो आगे एक बड़ा टॉपिक आएगा उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली क्लास में शुरू करें। ओके। अच्छा,